लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक रविवार को लखनऊ में हुई। इस बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी में जो परिणाम सामने आए हैं उसे लेकर कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि आप सबके सहयोग से हमने यूपी को माफियाओं से मुक्त किया है। यूपी में आज सुरक्षा का माहौल है। उन्होंने कहा कि पहले मुहर्रम में ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, तार हटाए जाते थे, लेकिन अब कोई मनमानी नहीं चलती है। सीएम योगी ने कहा कि हमने जाति और मजहब के नाम पर कभी कोई भेदभाव नहीं किया। 56 लाख गरीबों को बिना किसी भेदभाव के मकान दिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। 80 करोड़ लोगों को आज भी फ्री में राशन मिल रहा है। पीएम मोदी का एकमात्र मंत्र है, सेवा ही संगठन है। उन्होंने कहा कि हमें बैकफुट पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। सपा पे निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि समाजवादियों ने धर्म के नाम पर पिछड़े और दलितों का आरक्षण खाने का काम किया था। इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया। बहुजन समाज पार्टी की तमिलनाडु यूनिट के चीफ के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के प्रमुख आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इसके बाद उसने हिरासत से भागने की कोशिश की, जिस दौरान उसे मार गिराया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जब आरोपी के थिरुवेंगदम को जांच के तहत उत्तरी चेन्नई के एक स्थान पर ले जाया गया था तो उसने पुलिसकर्मी पर हमला कर भागने की कोशिश की थी। इसके बाद एक पुलिसकर्मी ने उस पर गोली चलाई। थिरुवेंगदम को बसपा नेता की हत्या में इस्तेमाल किए जाने के बाद छिपाकर रखे गए हथियारों की तलाश करने के लिए वहां ले जाया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। आरोपी का शव पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। 30 साल के थिरुवेंगदम बीएसपी नेता आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 11 आरोपियों में से एक था। वह एक कुख्यात अपराधी था। चेन्नई की एक अदालत ने कुछ ही दिन पहले सभी आरोपियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की तमिलनाडु यूनिट के चीफ के आर्मस्ट्रॉन्ग की 5 जुलाई को एक गिरोह ने हत्या कर दी, जिसके बाद विपक्षी दलों ने राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया था। भारतीय रिफाइंड कंपनियों ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर बम्पर कमाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2022 से मई 2024 के बीच भारतीय रिफाइंड कंपनियों ने रियायती रूसी तेल खरीदकर कम से कम $10.5 बिलियन की बचत की है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस की ओर से की गई कार्रवाई के बाद से पश्चिमी देशों ने रूस से तेल आयात करना बंद कर दिया। ऐसे में रूस अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत को रियायती कीमतों में तेल निर्यात कर रहा है। भारत तेल रिफाइंड कंपनियों ने भी इस ऑफर को अपने दोनों हाथों से लिया। कुछ ही महीनों में रूस भारत के लिए सबसे बड़ा तेल निर्यात करने वाला देश बन गया। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि रूस से कम कीमत पर तेल लेने के बावजूद आम जनता को क्या मिला। भारतीय कंपनियों ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर कम से कम $10.5 बिलियन की बम्पर बचत की, लेकिन बावजूद इसके भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई कमी नहीं आई। एक बड़ी हेडलाइन चल रही है कि रूस से आए हुए सस्ते तेल की बदौलत भारतीय कंपनियों ने बम्पर $10.5 बिलियन मतलब 900 अरब रुपए के करीब करीब की बचत की। अब सवाल यह है कि इसमें आपको क्या मिला? क्या आपके पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए? और उसका जवाब तो हम भी जानते हैं कि वो ना है। तो समझना जरूरी है कि तेल का खेल चल क्या रहा है। तो सबसे पहले 2 चीजें समझ लीजिए।
ऑयल जगत में दो तरह की कंपनीज होती हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कंपनीज होती हैं जैसे कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस भी अपस्ट्रीम कंपनी है, रिलायंस डाउनस्ट्रीम में भी है। इसके अलावा आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये डाउनस्ट्रीम कंपनीज होती हैं। ये जो कंपनीज हैं, अपस्ट्रीम कंपनीज जो हैं, ये तेल खोजती हैं, ये एक्सप्लोरेशन करती हैं, सी में, लैंड में, हिल्स पे ये तेल खोजने का काम करती हैं। जो तेल कच्चा आता है उसको प्रोसेस करने का, उसको रिफाइन करने का काम ये कंपनीज करती है। ये बाजार में तेल बेचती हैं। ये तेल पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, एटीएफ बनता है, जो एविएशन फ्यूल होता है, ये काम ये कंपनीज करती हैं। अब आगे की बात सुन लीजिए। हिंदुस्तान में आपको पता है कि करीब करीब 85% हमारा जो क्रूड की रिक्वायरमेंट है, जो कच्चे तेल की जरूरत है, वो आयात होती है, वो इंपोर्ट होती है। आजकल एक बड़ी हेडलाइन चल रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ में प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। बैठक के आखिरी दिन नड्डा ने कहा कि 2024 चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया है कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो अखिल भारतीय पार्टी है और हर जगह है, जो दल भी है। अगर वे उत्तर पूर्व में सक्षम है तो मध्य भारत में शून्य है। अगर कोई उत्तर भारत में सक्षम है तो वह दक्षिण भारत में देखने को नहीं मिलती है। अगर वह पश्चिम भारत में सक्षम है तो पूर्व में उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। इसी तरह अगर कोई मध्य में सक्षम है तो उसका उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण कहीं भी नाम लेने वाला कोई नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 2024 का ये चुनाव ये दिखाता है कि भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में हमको समर्थन दिया है, तो विशेष कार्य के लिए दिया है। बीजेपी भविष्य की पार्टी है, भविष्य को संभाल कर चलना हमारी जिम्मेदारी है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। इन चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया कि जो भी राजनीतिक दल है, अगर वो कहीं सक्षम है नॉर्थ ईस्ट में, तो मध्य भारत में शून्य है। अगर कोई सक्षम है उत्तर भारत में, तो वो दक्षिण भारत में दिखने को नहीं मिलती है। अगर वो सक्षम है पश्चिम भारत में, तो पूर्व में उसका नाम लेवा भी नहीं है। और अगर कोई सक्षम है मध्य में, तो उसका उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण कहीं भी नाम लेवा नहीं है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में। अगर कोई पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। आप सब लोग भी इस चर्चा को सुनते रहे कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश हुई कि संविधान समाप्त हो जाएगा, संविधान पर आघात होगा, संविधान को हम तोड़ मरोड़ देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम का इतिहास किसका है? और मैं चाहूंगा कि आगे आप ये बात जन जन तक पहुंचाएं। कौन अब खबर मणिपुर से, जहां जिरीबाम में रविवार को कुर्की उग्रवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ पर हमला कर दिया। इसमें सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, साथ ही सीआरपीएफ का एक जवान और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस ने शहीद जवान की पहचान अजय कुमार झा के रूप में की है। सभी घायल कर्मियों का इलाज जिरीबाम अस्पताल में किया जा रहा है। सेईजांग कुकी गांव में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने रविवार सुबह एक बड़ा हमला शुरू कर दिया। उन्होंने 3 घंटे से ज्यादा समय तक मैतेई गांव और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया। पुलिस ने कहा कि सीआरपीएफ कर्मी के सिर पर उस समय गोली मारी गई जब वह वाहन चला रहा था। जानकारी के मुताबिक जिस सटीकता से ये काम किया गया, उससे पता चलता है कि आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 5वीं बार था जब उसी क्षेत्र से हमला किए गए हैं और क्षेत्र की खोज के प्रयासों को कुकी महिलाओं ने रोक दिया। हालांकि संयुक्त टीम ने सीआरपीएफ और पुलिस जवानों पर हमला करने वाले उग्रवादियों की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस के गौरव गोगोई लोकसभा में पार्टी के उप नेता होंगे और इस निर्णय के बारे में एक पत्र अध्यक्ष ओम बिरला को भेज दिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला को
पत्र लिखकर उन्हें संसद के निचले सदन में कांग्रेस के उपनेता, मुख्य सचेतक और 2 सचेतक नियुक्त किए जाने के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गोगोई लोकसभा में पार्टी के उपनेता होंगे, जबकि केरल से 8 बार के सांसद के सुरेश पार्टी के मुख्य सचेतक होंगे। साथ ही बताया कि विरुधुनगर के सांसद मणिकम टैगोर और किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद लोकसभा में पार्टी के सचेतक होंगे। इससे पहले पार्टी ने राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया था। वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दल लोकसभा में जनता के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार को कारगिल का दौरा किया, जहां उन्होंने केंद्र की तारीफ करते हुए कहा कि क्षेत्र के लोगों को सरकार के काम से फायदा हुआ है और भविष्य में यहां की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई क्षेत्रों में मदद मिल सकती है। किरण रिजिजू ने कहा कि मैं मंत्री बनने के बाद पहली बार कारगिल का दौरा कर रहा हूं। यहां पीएम मोदी के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काम किया जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि कारगिल के लोगों को सरकार के काम से फायदा हुआ है। पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने काम करने की बात कही है। साथ ही कहा कि इससे स्वरोजगार और रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। हम यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई और क्षेत्रों में मदद कर सकते हैं। मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का कैसे हम आधुनिकीकरण कर सके, क्वालिटी बढ़ा सके, इसके लिए हम मदद करेंगे और साथ साथ में कल्चरल हेरिटेज को भी हम मदद करेंगे। सर, जैसे कि आपको पता है सर, जोजिला बंद होने के बाद 6 महीने के लिए अभी हमारा टनल तो बंद रहा है सर, मगर तब तक के लिए भी यहाँ पे 6 महीने के लिए पूरा कटा रहता है सर। वो तो टनल बनने के बाद ठीक हो जाएगा। भलाई के लिए, उन लोगों की जिंदगी को और सुधारने के लिए क्या करेंगे? ये हमारे ओर से लोगों को इंडिविजुअल के दृष्टि से भी और कम्युनिटी के दृष्टि से भी काफी मदद मिल रहा है। उसका यहाँ के लाइफ में काफी बदलाव होगा और आगे और भी तेजी से काम करने वाला। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा ना, 3 गुना स्पीड में हम काम करेंगे। तो महाराष्ट्र की पुणे ट्रैफिक पुलिस ने ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की ऑडी को जब्त कर लिया है। पूजा पुणे में पोस्टिंग के दौरान इसी गाड़ी में लाल नीली बत्ती अवैध तरीके से लगाकर घूमने के कारण चर्चा में आई थी। गाड़ी की प्लेट वीआईपी नंबर की थी। प्राइवेट कार पर इस तरीके से नंबर लगाना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। इसके अलावा पूजा ने बिना किसी इजाजत के अपनी गाड़ी पर महाराष्ट्र शासन भी लिखवा लिया था। ऑडी कार एक प्राइवेट कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुणे आरटीओ ने गाड़ी मालिक को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कंपनी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑडी को तुरंत आरटीओ में पेश करने के लिए कहा गया। पुलिस के मुताबिक खेड़कर परिवार के ड्राइवर ने शनिवार को पुणे के चतुर्शंगी पुलिस स्टेशन के ट्रैफिक डिवीजन में आकर कार की चाबी सौंपी है। कार के ऊपर से लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर हटा दिया गया है। फिलहाल पुलिस कार के डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है। गाड़ी पर 21 ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में 26,000 रुपए के जुर्माने का मामला सामने आया है। पूजा खेड़कर के ऊपर यूपीएससी में भी गलत डॉक्यूमेंट लगाने की बात सामने आई है। उनके ऊपर दिव्यांग और ओबीसी सर्टिफिकेट के गलत इस्तेमाल के भी आरोप हैं। पूजा ने नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवा रखा है, जबकि इनके परिवार की घोषित आय 60 करोड़ रुपए है। इस बीच ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर अब एक और खुलासा हुआ है। यह मामला उनके एमबीबीएस में दाखिले को लेकर है। सामने आया है कि 17 करोड़ की मालकिन होने के बावजूद भी उन्होंने खुद को गरीब बताकर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कोटे से न केवल आईएएस की नौकरी हासिल की, बल्कि एमबीबीएस में भी दाखिला लिया था। उनके कॉलेज के निदेशक ने यह खुलासा किया है। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर एक और रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। रविवार 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेवती रेंज में 11 लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू किया। इसके अलावा सभी 55 जिलों के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन भी किया। पौधारोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश में एक पेड़ मां के नाम की शुरुआत की है। अब ये एक आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि मैं आज इंदौर आया हूं। इंदौर अपनी स्वच्छता, स्वाद और सुशासन के लिए जाना जाता है। अब इंदौर ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। मंत्री जी ने पूरे देश की 130 करोड़ जनता का जो आह्वान किया कि इस वर्षा ऋतु में एक पेड़ मां के नाम ये अभियान को चलाया जाए। जब मोदी जी ने अभियान का सूत्रपात किया तब किसी को मालूम नहीं था कि अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बढ़ जाएगा। आज पूरे देश में
हर व्यक्ति अपनी मां के नाम पर एक वृक्ष लगाकर अपनी मां को और धरती माता को, दोनों को एक प्रकार से प्रणाम करने का काम करता है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन काशी विश्वनाथ पहुंचे, जहां मां विंध्यवासिनी की पूजा की। सीएम सोरेन ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की। हेमंत सोरेन ने मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन करने के बाद कहा कि जनता जो समझती है वह परिणाम के रूप में देती है। कहा, मां के दर्शन के लिए हमेशा आता रहूंगा। दर्शन और आशीर्वाद से आत्मबल मिलता है। 6 महीने जेल में रहा, न्याय पे भरोसा था। हम अपने संकल्प के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। साथ ही कहा कि जनता का आशीर्वाद हमारी ताकत है। जाने के बाद जिस तरीके की मजबूरी बनती है और कैसे लोगों को झेलना पड़ता है, अंतोगतवाद न्याय प्रक्रिया के तहत आज हम बाहर आए और थोड़ा माँ का आशीर्वाद, क्योंकि हमें जरूर ऐसी ताकत से बल मिलता है, इनके आशीर्वाद से हमें बल मिलता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को झारखंड में कांग्रेस झामुमो गठबंधन पर तीखा हमला किया और कहा कि दोनों पार्टियां झूठ बोलने की मशीन बन गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा हेमंत सोरेन सरकार की पोल खोलेगी। शिवराज ने कहा, कांग्रेस और झामुमो झूठ बोलने वाली मशीन बन गई है। वे हर दिन झूठ बोलते हैं कि उन्हें कम सीटों के बावजूद सफलता मिली है। झारखंड में भी यही हुआ है। अगर हम लोकसभा के नतीजों को विधानसभा के नतीजों में बदले तो हमने 81 में से 52 सीटें जीती हैं। कांग्रेस और जेएमएम तो झूठ बोलने की मशीनें बन गई है। रोज झूठ बोलते हैं। एक गलत नैरेटिव कि कम सीट लेके भी हमने तीर मार दिया। झारखंड में भी क्या हुआ? 14 में से हम कितनी सीट जीते हैं? जोर से बताओ, कितनी जीते हैं? हम जीते हैं कि वो ज्यादा जीते हैं? अरे हम जीते। और इसी को विधानसभा में बदल दिया जाए तो कितनी विधानसभा सीटों पे हम आगे रहे लोकसभा के चुनाव में, पता है क्या? 52 कितनी सीटों पे आगे रहे? हम 81 में से 52 सीटों पर आ गए। इस शानदार सफलता के लिए झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और इससे पहली चीज ये, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ के आहवान पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके माध्यम से हमने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। यहां भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और उनका सम्मान किया जा रहा है। मतदाताओं की कुछ मांगों को स्वीकृति भी दी गई है। बच्चों के खेलने के लिए मिनी स्टेडियम, शारदा धाम में समिति को जमीन देने की भी घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के आह्वान पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके माध्यम से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जो परिश्रम करके विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को जीता है और लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को जीता है, तो उसके एवज में उनको अभिनंदन, उनका सम्मान कर रहे हैं। कावेरी जल संकट पर सर्वदलीय बैठक संपन्न होने के बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि हमने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। बहुत ही शुरुआती चरण में विनियामक प्राधिकरण ने बैठक आयोजित की। आमतौर पर यह बैठक इस महीने के अंत में या अगस्त में आयोजित की जाती थी। उन्होंने फैसला किया है कि 1 टीएमसी पानी दिया जाना चाहिए। हमारे पास 30% पानी की कमी है। हम निगरानी समिति के समक्ष अपील करेंगे। At a very early stage, the regulatory authority had conducted a meeting. Normally, they used to conduct at the end of this month, or it is on August. But unfortunately, they have conducted and they have given decision that 1 TMC of water has to be given. We are shortage by about 30% of water. फिलहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।